हाँ बच्चों, तो आप लोग का लेवल 12th कंप्लीट हो गया होगा या काफ़ी हद तक फिजिक्स का सिलेबस 12th होंगे या रिपीटर होंगे, सिलेबस काफ़ी हद तक आपने कंप्लीट कर लिया होगा और चीज़ें जो हैं बार बार भूलती रहती हैं। जब तक आप चीज़ों को बार बार देखिए ना, तब तक वो चीज़ें भले ही एक दफ़े कितना अच्छे से समझ में आ जाए आपको, अगर आप बार बार उसको देखेंगे नहीं तो वो चीज़ें भूल जाती हैं। इसका आपने एडवर्टीजमेंट में कॉन्सेप्ट देखा होगा कि कोई भी चीज़, कोई न्यूज़ चलती रहती है, कुछ भी चलती रहती है, अचानक आपको बीच में एक चीज़ आ जाती है और वो चीज़ आपको रट गई है। जैसे एक ऐड चलता था पहले, अभी वो बंदा खुद था, उसका मालिक था और उसने जो है अभी इंतकाल हो गया, वो खुद ऐड देता था एमडीएच मसाले सच सच सच, और आपको भी रटा होगा ये बात। क्यों? और कौन नहीं जानता एमडीएच मसाले? सब ये जानते हैं कि आप भूल जाएंगे जब आपकी मम्मी पाव भाजी बना रही है, मसाला खत्म हो गया, आप बोले जाओ ये दूसरा मसाला लेकर के आओ, वो नहीं मिला तो दुकानदार बोलता है कि नहीं नहीं ये मसाला है, आप इसको ले लीजिए, ये बहुत अच्छा था। आप भी सोचते हैं हाँ वो हमको याद आ गया, वो बुड्ढा आता था, ऐड करता था, कितना अच्छे से जो है अच्छा मसाला होगा, ले लेते, आपको रिमाइंड कराया जाता है। इसी तरीके से फिजिक्स में भी बहुत सारे फार्मूले हैं जो कि हम लोग याद कर लेते हैं, बच्चे याद करते हैं, याद करने के बाद फिर भूल जाता है वो। और स्पेशली नीट के बच्चों को जो है, अगर जेई मेन का बच्चा है तो अलग बात है, उसको चीजें याद रहती है। हालांकि जेई मेन के बच्चों में भूलता रहता है, नीट के बच्चों में बेचारों को कुछ फिजिक्स से एक ऐसा डर, एक ऐसा खौफ दिल में बना रहता है जिससे कि कुछ बच्चों को छोड़ करके, कुछ बहुत इंटेलिजेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी होते हैं, उनकी फिजिक्स बहुत अच्छी होती है नीट में भी, और लेकिन मेजॉरिटी ऐसा देखा गया है जो अभी तक देखते चला आ रहा हूँ, बच्चे भूल जाते हैं। तो उसके लिए इनके लिए बार बार रिवीजन जरूरी है, बार बार रिवीजन जरूरी है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें फार्मूले बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि डायरेक्ट फार्मूला पर ही बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो आज मैं आपको जो है फार्मूले रिवाइज कराने चल रहा हूँ, फार्मूले और कॉन्सेप्ट, इससे आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूंगा, एक गुजारिश ये करूंगा, ये वीडियो जब भी आप देखिएगा, देखना शुरू करिएगा तो एंड तक देखिएगा, क्योंकि जैसे आपको फिजिक्स पढ़ना है, मान लिया आपने 1.5 घंटे के लिए, घंटे भर के लिए टाइम निकाला, आपको रिवीजन करना है, आपका एक सब्जेक्ट है, तब आप इस वीडियो को ऑन करिए और देखते, जब जब आपको लगे भूल रहे हैं, आप देखते रहिए, अपने आप याद आता रहेगा। ठीक है, देखते रहिए, याद आता रहेगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये नहीं कि आप 2-4-5 मिनट मेरी वीडियो देख करके और आप बंद कर देंगे, इससे बेनिफिट नहीं होगा। मैं इस तरीके से आपको इसमें फार्मूलों का रिवीजन कराने चल रहा हूँ, फार्मूला कॉन्सेप्ट से, जिससे कि आपको इतना ज्यादा फायदा होगा कि आप जब भी ये चैप्टर पे, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स अगर आएंगी तो डायरेक्ट काफी कुछ आ जाएगा। तो इसलिए इसको जब भी देखेगा तो आप एक अपना सब्जेक्ट समझ करके हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में इसको रिवीजन करते रहिए एंड तक, जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए, चाहे वो जेईई मेन का हो और चाहे वो आपका नीट का होगा, जब भी जाकर के 1 अगस्त को या जब भी होगा, तो आप तब तक इसको रिवीजन करते रहिए। तो मैं आपको कोशिश करूंगा, अभी आपको ये चैप्टर मैं आपको बनाने चल रहा हूँ, इसमें आपको फार्मूले दूंगा। फार्मूले देने के बाद आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कैसा लगा आपको, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और अगले जो और चैप्टर्स हैं उनके हम आपको इस तरीके से क्विक रिवीजन का आपको फार्मूले बना करके देंगे, जिससे कि आपको रिवीजन में आसानी हो जाएगी। तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट में जो है इलेक्ट्रोस्टैट की जो शुरुआत होती है, तो चैप्टर आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, और तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का स्टार्ट करेंगे। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, गॉस थ्योरम और आगे जो है कैपेसिटेंस तक आता है। तो हम लोग देखते हैं कितना इस वीडियो में आ पाएगा, जितना कि जो है आप आसानी से देख सकेंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं बनाऊंगा, वरना और बना दूंगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग चार्ज से, देखते रहिए आप। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, और चार्ज बराबर जो हो जाएगा Q इक्वल टू होता है I, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आपका ये करंट कहलाता है, तो Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी, ये N इंटू ई होता है। यहाँ से इसकी यूनिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा एम्पियर, और इंटू ये सेकंड, इसकी यूनिट आ जाएगी। या एम्पियर इंटू सेकंड को, ये एम्पियर इंटू सेकंड, ये कूलम के इक्वल होता है, कूलम के बराबर होता है। कूलम इसकी यूनिट होती है, ESU इसकी यूनिट होती है, ESU। तो 1 कूलम इक्वल टू होता है, 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU के बराबर होता है। EMU के, ये 1/10 EMU के बराबर होता है। ये ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहलाती है, EMU इलेक्ट्रोमोटिव यूनिट कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर EMU/ESU का रेशियो अगर देखा जाएगा तो ये 10 इधर आ जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर 10, जो कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8,
ये मीटर पर सेकंड होता है, अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे 10 पावर 10, ये इतना सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। दूसरी यूनिट इसकी होती है फ्रैंकलिन होती है, फ्रैंकलिन, ठीक, याद आ रहा होगा आपको। और इसकी यूनिट होती है फैराडे होती है। अभी मैं आपको चार्ज को और बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा। तो ये फैराडे इसकी यूनिट होती है, ठीक। चार्ज जो है क्या कहते हैं, अगर कहीं पर हमको चार्ज कैलकुलेट करना है तो चार्ज का बेसिकली हम कॉन्सेप्ट और फार्मूला पे चल रहे हैं। ये इंड्यूस्ड चार्ज अगर हम निकालेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज अगर कहीं निकालना होगा इस पे इंडक्शन के थ्रू, तो Q डैश इक्वल टू आता है माइनस Q 1 अपॉन K के बराबर आ जाएगा। Q डैश इक्वल टू आ जाएगा माइनस Q 1 अपॉन K। जैसे मेटल पे अगर मेटल K इन्फिनिटी होता है, तो अगर Q चार्ज होगा पॉजिटिव तो निगेटिव आता है, आप लोग जानते हैं ना इंडक्शन के थ्रू। अगर प्लस चार्ज है तो सामने वाले मेटालिक सरफेस पे क्या आएगा, माइनस Q आ जाएगा। माइनस, अगर माइनस Q रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस Q आ जाएगा। ये इंड्यूस्ड चार्ज है। इंड्यूस्ड चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। K की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। और अगर K का कुछ वैल्यू रहेगा तो अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिया जाएगा, पॉजिटिव रखोगे तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव रखोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। ये इंड्यूस्ड चार्ज आएगा। इसके बाद इसमें अगर इसको सिग्मा के टर्म में लिखेंगे तो सिग्मा डैश इक्वल हो जाएगा माइनस सिग्मा 1 अपॉन K, ये इतना आ जाएगा। सिग्मा डैश इक्वल हो जाएगा माइनस सिग्मा 1 अपॉन K के बराबर आ जाएगा। लैम्डा जो होता है इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी ये होता है। लैम्डा इक्वल हो जाएगा Q अपॉन L हो जाएगा, इसकी यूनिट कूलम पर मीटर हो जाएगा। सिग्मा कहलाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो जो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, ये हो जाएगा Q अपॉन V, इसकी यूनिट आ जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब। ये मैंने आपको टर्म बता दिया, आगे कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी। ये मैंने आपको चार्ज से रिलेटेड चीजें बता दी। चार्ज के बाद हम लोग अब आगे चलते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में जो है ये कूलम्स लॉ ये कहना है कि जब दो लाइक चार्जेज होंगे रिपेल करेंगे एक दूसरे को, अनलाइक चार्जेज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेकंड में आता है। सेकंड लॉ जो इतना जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे उनका मैग्नीट्यूड सेकंड में बताता है, सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ में जो है इसमें जो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स, ये एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। ये फार्मूला जो आपको आगे देने चल रहे हैं दो चार्जेस के बीच में, F इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 अपॉन x स्क्वायर। वेक्टर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 अपॉन x क्यूब into x वेक्टर आ जाएगा। फोर्स और x के बीच में यहाँ फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के। इसके बीच में अगर ग्राफ बनाते हैं x इधर हो जाएगा, f इधर, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरीके से इनका ग्राफ निकल के आ जाएगा। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये पूरा k ये कहलाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ये हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन इनटू ये न्यूटन, ये इधर आ जाएगा मीटर स्क्वायर और नीचे कूलम स्क्वायर, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू जो होती है 8.86 × 10⁻12, यह रहेगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। एक टर्म इसमें आ जाएगा एप्सिलॉन जो कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है, एक टर्म आ जाएगा एप्सिलॉन r जो कि रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों एक ही टर्म होता है जो कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अगर हमें परमिटिविटी ऑफ मीडियम यानी एप्सिलॉन निकालना है तो k × एप्सिलॉन नॉट, कभी-कभी इस पर भी बेस्ड जो है ये क्वेश्चन निकल करके आ जाता है, इस पे भी बेस्ड जो है क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। एप्सिलॉन इक्वल टू k × एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन इक्वल टू आ जाएगा k × एप्सिलॉन इक्वल टू k × एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने आपको बता दिया, फोर्स के बारे में बता दिया। फोर्स के बाद हम लोग अगर चलते हैं आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ये जो है E एक वेक्टर क्वांटिटी है, E एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। E इक्वल टू इसका डेफिनेशन जो होता है F अपान Q नॉट पे लिखा जाता है, ये इतना, और ये E इक्वल टू मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन इसका होता है लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा F अपान Q नॉट के बराबर आ जाएगा, ये इतना। इसमें ये डिफाइन है कि ये चार्ज जो है पॉइंट चार्ज Q नॉट टेंड्स टू 0। अगर ऑप्शन में ये भी रहेगा ये भी रहेगा तो आप इसको टिक करेंगे, इस वाले को, ये उस वक्त छोड़ देंगे क्योंकि ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, इसमें डिफाइन है कि ये इतना। इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम, न्यूटन अपॉन कूलम, और दूसरी यूनिट हो जाएगी इसकी वोल्ट पर मीटर के बराबर, ये इतना आ जाएगा, वोल्ट पर मीटर के इक्वल ये इतना निकल के आ जाएगा। ठीक, ये आ गया। दूसरा नंबर पर जो है ये, अब हम पॉइंट चार्ज की वजह से, अगर पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर निकालेंगे तो E इक्वल टू कितना निकल के आएगा, k q अपॉन x स्क्वायर, जहां k कितना है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इतना आ जाएगा। यहां मैंने k इसलिए नहीं लिखा क्योंकि k एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है, जो कि एयर है वैक्यूम के लिए 1 होता है, इसके लिए मेटल के लिए, कंडक्टर्स के लिए इंफिनिटी होता है, अदर मीडियम्स के लिए 1 से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये भी k, इसको भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे k q x वेक्टर अपन, ये हो जाएगा x क्यूब, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉग फॉलो करेगा 1 अपॉन x स्क्वायर। इसका भी अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये x इधर और ये इस तरफ, तो इसमें भी क्या होगा, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ऐसे आ जाएगा, ये भी इसका ग्राफ निकल करके आ जाएगा। ठीक, ये बता दिया। बाकी इसमें जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन का एक कन्वेंशन है, डायरेक्शन का जो है कन्वेंशन ये है कि अगर प्लस चार्ज होगा तो इसकी वजह से अगर डायरेक्शन निकालेंगे तो अवे फ्रॉम द चार्ज, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, और माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड्स चार्ज आएगा, यानी माइनस चार्ज की तरफ ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये देखते हैं हम लोग डायरेक्शन। देखिए अगर प्लस चार्ज होगा, ये प्लस चार्ज है, मान लीजिए प्लस चार्ज, इस पॉइंट पर अगर हम निकालते हैं x डिस्टेंस पर, तो मैग्नीट्यूड मैंने आपको बता दिया कि ये कितना आएगा k q अपॉन x स्क्वायर। माइनस चार्ज होगा तो इसकी वजह से अगर इस पॉइंट पर डायरेक्शन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, टुवर्ड्स चार्ज आ जाएगा, और e की वैल्यू जो है कि मैग्नीट्यूड में कितना आ जाएगा, k q अपॉन x स्क्वायर ही आएगा। ये मैंने आपको पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दी है। फिर इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिंग की वजह से अगर देखें, रिंग की वजह से, तो रिंग की वजह से ये जैसे रिंग है, इसके रिंग के एक्सिस पर अगर हम निकालते हैं, ये रिंग, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर चार्जेस प्लस दे दिए जाए, ये प्लस क्यों दे दिया, रेडियस हमने r दे दिया, यहाँ पर E इक्वल टू कितना आ जाएगा, k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 ही आ जाएगा, k q x। और ये डायरेक्शन क्या होगा, प्लस चार्ज होगा तो अवे फ्रॉम द सेंटर आएगा, माइनस चार्ज होगा तो टुवर्ड सेंटर आएगा इसके एक्सिस पर। ठीक है, अगर सेंटर पे कैलकुलेट करेंगे, सेंटर पे अगर कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू 0, इसका मतलब E सेंटर जो निकल के आएगा 0, सेंटर के बाद जो है अगर हम इसका ये E सेंटर 0 आ जाएगा। मैक्सिमम निकालेंगे तो मैक्सिमम कहाँ आएगा रिंग का, मैक्सिमम के लिए x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस r अपॉन रूट 2 पे, प्लस माइनस r अपॉन रूट 2 पे आ जाएगा। और अगर E मैक्सिमम निकालेंगे, ये वैल्यू ला करके यहाँ पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 2kq अपॉन 3 रूट 3 इंटू r स्क्वायर, ये मैक्सिमम आ जाएगा। इसका अगर ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ जो निकल करके आ जाएगा, ये ऐसे चलेगा यहाँ से, ये ग्राफ, ये मैक्सिमम आ गया बीच में, और फिर यहाँ पर भी ऐसे आएगा इधर, और ये ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, ये ग्राफ हमने आपको बता दिया, इधर जाएगा, ये r अपॉन रूट 2, ये इतना आ जाएगा r अपॉन रूट 2, ये माइनस r अपॉन रूट 2 इधर आ जाएगा। ठीक, इधर जो हो जाएगा E इस तरफ आ जाएगा, और ये इधर x ये रहेगा, ये E मैक्सिमम आ जाएगा, E मैक्सिमम इधर आ गया, E मैक्सिमम। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिंग की वजह से हमने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके एक्सिस पर सेंटर से x डिस्टेंस पर ये रहेगा, सेंटर पे 0 आएगा, मैक्सिमम यहाँ पर मिलेगी, और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी होगी, और इनका ग्राफ मैंने आपको ये बता दिया। हाफ रिंग की वजह से अगर निकालेंगे, हाफ रिंग की वजह से अगर निकालेंगे, ये ऐसे यहाँ पर सेंटर पे, ये इस पे चार्ज अगर ऐसे दे दिए जाएंगे, तो यहाँ पर सेंटर पे अवे फ्रॉम द E इक्वल प्लस चार्ज है, ऐसे सीधा दूर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आ जाएगा 2kq अपॉन पाई r स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा 2kq अपॉन पाई r स्क्वायर, चाहे प्लस होगा चाहे माइनस होगा। ठीक,
अगर यहाँ पर हम इसको मान लो यहाँ पर अगर ये ऐसे रहेगा, अगर यहाँ पर हम हाफ पे प्लस रख देते हैं, हाफ पे प्लस हाफ पे माइनस रख देंगे, तो जिस साइड माइनस है उसी साइड इसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन आएगी। क्यों प्लस पे इधर आएगा, माइनस पे इस साइड आ जाएगा, टुवर्ड्स चार्ज डिवाइड पे इसको रिजॉल्व करेंगे इधर आएगा, रिजल्ट इतना ही रहेगा, रिजल्ट 2kq/πr² रहेगा। अगर हम 1/4 क्यूएस निकालेंगे, 1/4 रिंग, 1/4 रिंग की वजह से अगर कैलकुलेट करेंगे 1/4 रिंग ये ऐसे रहेगा हमारे पास, ये ऐसे। अगर हम इसकी वजह से अगर इस पॉइंट पे निकालेंगे, इस पॉइंट पे ये इस पे प्लस चार्ज रख दिए तो रेडियस इसकी आर, ठीक, तो ऐसे सीधा ही बाहर तरफ आएगा, यहाँ पर e की वैल्यू आ जाएगा बट 2√2 हो जाएगा kq/πr²। ये मैंने आपको 1/4 रिंग की वजह बता दिया। डिस्क की वजह से अगर आप बताते हैं, डिस्क की वजह से देखिए रिंग हो गया, डिस्क का आपको बताता हूँ। डिस्क का देखो, डिस्क में बीच में मटेरियल होगा, रिंग में तो उसके रिंग पे केवल मटेरियल होता है। डिस्क की वजह से हम लोग देखते हैं, अगर डिस्क की वजह देखें तो डिस्क की वजह से ये ऐसे रहेगा, ये डिस्क है, इसके सेंटर पे अगर हम निकालते हैं यहाँ से x डिस्टेंस, रेडियस ये इतनी इसकी r, इस पे चार्ज दे दिए गए, इसका सिग्मा दे दिए गए, इस पे भी प्लस चार्ज के अवे फ्रॉम द चार्ज आएगा, माइनस चार्ज के टुवर्ड्स आ जाएगा, e इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ पर x सेंटर पे अगर निकालेंगे, सेंटर पे इस पे जो है सेंटर पे अगर निकालेंगे, सेंटर का मतलब होगा सेंटर का मतलब होगा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, e सेंटर आ जाएगा, यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करो, ये पूरा 0, बस ये इतना बचेगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। इसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ ये ऐसे आएगा, यहाँ पर नुकीला पॉइंट रहेगा और यहाँ पर ये ऐसे चला जाएगा, x ये e इस तरफ, ठीक, ये आगे डिस्क वैल्यू बता दिया आपको। डिस्क के बाद अगर हम थिन शीट देखें, थिन शीट की वजह से अगर देखेंगे तो ये कोई थिन शीट है, चाहे प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, अगर थिन शीट होगी इस तरीके से, थिन शीट यहाँ पर ये प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे इस पॉइंट पर जो है, इस पॉइंट पर ये पॉइंट भी इधर, यहाँ पर e की वैल्यू कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। थिन शीट की वजह से प्लस चार्ज होगा डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, माइनस चार्ज होगा डायरेक्शन टुवर्ड्स चार्ज आ जाएगा, और जो है कितना रहेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। अगर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज ये थिन शीट बेस, प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है, अगर ये इतने, तो यहाँ पर इनके बीच में निकालेंगे, इसकी वजह से इधर आएगा, इसकी वजह से इस साइड आएगा, फ्रॉम ये 0 आ जाएगा। बाहर चाहे इधर निकालोगे चाहे इधर निकालोगे, इस पॉइंट पर ये इतना आ जाएगा और e की वैल्यू आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से इधर आएगा, इसकी वजह से इधर आएगा, ऐड कर दिया जाएगा, ठीक। अगर माइनस चार्ज होगा, ये प्लस और एक माइनस, तो यहाँ पर जो है ये माइनस, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो है इसके वजह से इधर रहेगा, इसके वजह से इधर रहेगा, e इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। चाहे इधर निकालोगे ये इधर निकालोगे, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज आगे रहेगा, ये माइनस वाला टुवर्ड्स रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल कर देगा। इसका अगर ग्राफ हम लोग बनाएंगे, ये जो है डिस्टेंस इंडिपेंडेंट आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसमें डिस्टेंस इंडिपेंडेंट रहेंगे, डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम थिक शीट का निकालेंगे, थिक शीट की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करेंगे, थिक शीट की वजह से, ये मान लीजिए कोई थिक शीट है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखा है, e इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। थिन शीट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, थिक शीट की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल के आएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम मान लेते हैं इसका किसी वायर की वजह से लेते हैं, वायर का एक जनरल फार्मूला है और एक जो हम लोग आगे जरूरत पड़ती रहती है। देखिए वायर को हम थिन वायर ले लेते हैं, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, चाहे बाइसेक्टर के किसी पॉइंट पे निकालते हैं, x और y एक्सिस पे जो है थिन वायर, थिन चार्ज वायर है। देखिए बगैर चार्ज के कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर मान लेते ये ऐसे, ये चार्ज दे दिए, इस पर चार्ज दे दिया जाए, या इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे दिया जाए, यहाँ मान लेते हैं हम ये ऐसे ले लिए, दोनों तरफ का एंगल हम डिफरेंट ले लेते हैं, ये थीटा 2 ले लेते हैं, इसको थीटा 1 ले लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे इसकी इस तरफ आएगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी x डायरेक्शन में आ जाएगी, तो y डायरेक्शन में जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Ey इक्वल टू ये आएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ से कितना y डिस्टेंस, y
ये आ जाएगा sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, ये y डायरेक्शन में आएगा सीधा। x डायरेक्शन में जो आएगा ये x की वैल्यू आ जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y, और ये हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये इतना आ जाएगा। अगर मान ये तो जनरल फार्मूला हो गया, इधर कुछ लेंथ हो इधर कुछ लेंथ हो, यानी इधर का एंगल कुछ और हो इधर का एंगल कुछ और, ये जनरल फार्मूला। ये सब डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि अगर ऐसा होगा, डायरेक्ट 4 ऑप्शन बना दिया जाए। ठीक है, अब इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसमें केस अगर बना दिया जाए, केस फर्स्ट ये इंक्रीज थीटा 1 थीटा 2 ये दोनों 90 डिग्री कर दिए जाए, यानी लॉन्ग वायर बोला जाए इसको, लॉन्ग वायर, और इन्फिनिटी भी बोल दिया जाए, इनफाइनाइट लेंथ का वायर, लॉन्ग वायर इन्फिनिटी दोनों तरफ। यहाँ थीटा 1 90 रखो, यहाँ थीटा 2 90 रख दो, ये sin 91 हो जाएगा, sin 91 हो जाएगा, 1 में 2 हो जाएगा, तो ey की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y, और इसको लिखेंगे 2k लैम्डा अपॉन y बराबर हो जाएगा। इसका ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं आप, चाहे इसका है आगे और भी जो आएगा, अगर मान ये इतना आ गया थीटा 1 ये 90 पे, और अगर यहाँ पर ex देखेंगे, ex इक्वल टू हो जाएगा ये cos 90 0 होता है, और ये भी cos 90 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका अगर ग्राफ हम लोग दे इसका, या दूसरा अगर मान लेते हैं केस सेकंड, अगर लेते हैं केस सेकंड लेते हैं, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं इस जगह पर, ये ऐसे इस पॉइंट पर y डिस्टेंस पर अगर हम ले लेते हैं, ये इधर वाला आधा पार्ट हम गैप कर देते हैं और इसको इन्फिनिटी तक ले जाते हैं। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखा है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखा है। अगर हम ये इसको निकालेंगे, इसमें ex ey कितना निकल के आ जाएगा, ये इन्फिनिटी, इधर वाला यहाँ का साइन, इधर का थीटा 1 तो गायब हो गया, थीटा 2, ये थीटा 2 है तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 0 रहेगा 1, तो साइन 0 0 होता है, और ये 91 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y आ जाएगा। सिमिलरली ex निकालेंगे, ex थीटा 1 कितना हो गया, थीटा 1 0 हो गया, थीटा 1 की वैल्यू 0 रखती है, cos 90 इधर cos से ये थीटा 1 0 हो जाएगा, और cos 90 कितना हो जाएगा, cos 90 रखेंगे, थीटा 2 एंगल, यहाँ पर एक थीटा 1 की वैल्यू 0 है, थीटा 2 90 हो गया, तो थीटा 1 0 रखेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, 90 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी इतना ही आ जाएगा लैम्डा अपॉन ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y के बराबर आ जाएगा। यानी इसका जो रिजल्ट आएगा, नेट रिजल्ट जो इधर आएगा, एक हमारा ex आया इधर, एक ey वाला ey आया इधर, दोनों रिजल्टेंट निकालेंगे, e इधर आएगा, अगर ऐसे रहेगा तो रिजल्टेंट इधर आएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा √2, ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट y आ जाएगा। चाहे ये ग्राफ, चाहे ये हो या ये हो, कोई सा भी हो, हर एक में e क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल y आ रहा है। अब यहाँ पे अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका x का, तो ये इतना आ जाएगा, e और y के बीच में ग्राफ अगर निकालेंगे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसका ग्राफ आ जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ आ जाएगा, ये ग्राफ निकल करके आ गया। इसी तरह के यही रिजल्ट हमारा सिलेंडर के भी आता है। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, इसके बाद हॉलो स्फीयर कहा जाता है, हॉलो चार्ज हॉलो स्फीयर, चार्ज हॉलो स्फीयर। सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको एक तरफ बता देता हूँ, पोटेंशियल एक तरफ बता देता हूँ, जिससे कि आपको ये याद आता रहेगा, इससे आसानी हो जाएगी याद करने में, देखने में। जब भी आप कभी देखिए, जो देखना हो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। अब हमको अगर मान लेते हैं चार्ज ये हॉलो स्फीयर की वजह से, चार्ज हॉलो स्फीयर, चाहे चार्ज हॉलो स्फीयर हो या और चार्ज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, दोनों का रिजल्ट एक ही आता है। क्योंकि अगर चार्ज हॉलो स्फीयर होगा तो इस पे ये बीच में कुछ नहीं है, इस पे यहाँ पर चार्ज इसके सरफेस पे आएगा, और अगर सॉलिड कंडक्टिंग है तो ये सॉलिड है, लेकिन कंडक्टर की एक वो होती है, क्वालिटी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, कंडक्टर के चार्ज होता है उसके सरफेस पर ही लाई करता है, वो अंदर सॉलिड कंडक्टर है, कैसा भी है कंडक्टर सॉलिड होगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, पोटेंशियल हर पॉइंट पे कांस्टेंट होता है, यहाँ हर जगह कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, चार्ज जो है वो उसके सरफेस पे ही आएगा, अंदर नहीं आ सकता। अब चाहे हॉलो हो या सॉलिड, चार्ज अगर सरफेस पे आ रहा है, इसके भी सरफेस पे आ रहा है, तो जो रिजल्ट इसका आएगा वही रिजल्ट इसका आएगा। तो यहाँ पर अगर हम आउटसाइड देखते हैं, आउटसाइड तो EO आउटसाइड KQ अपान ये Q है, ये Q है, ये x डिस्टेंस है, मान लेते हैं यहाँ पर ये x डिस्टेंस, ये इतना KQ अपान x स्क्वायर प्लस चार्ज होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, सरफेस पे निकालेंगे इसको, x को
खिसका करके यहाँ तक लेके आइए, x स्क्वायर r के बराबर ये हो जाएगा k क्यूब अपान r स्क्वायर हो जाएगा। इनसाइड अगर निकालेंगे इनसाइड 0 आ जाएगा, यही इसका भी आएगा और ये हॉलो का भी आएगा, ये सॉलिड का आएगा। ग्राफ प्लॉट करेंगे e और x के बीच में, ये इधर है तो यहाँ पर जो है अंदर x इक्वल टू r यानी x इक्वल टू यहाँ तक r है ना, x इक्वल टू r के बराबर, सेंटर से x लिया गया तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है दोनों केस में, तो यहाँ से ग्राफ और सरफेस पे ही सबसे ज्यादा हो जाएगा मैक्सिमम। फिर इसके बाद जैसे जैसे जाएगा ग्राफ आगे e प्रोपोर्शनल 1 अपान x स्क्वायर आ रहा है, इसका ग्राफ ही निकल के आएगा। ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर हो, दोनों का एक ही निकल करके आएगा। इसके बाद अगर हम सॉलिड यहाँ पर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर अगर हम इसका लेते हैं, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब ये सॉलिड हो गया, नॉन कंडक्टिंग हो गया, नॉन कंडक्टिंग हो गया तो इस पे ये इस तरीके से चार्ज हर जगह रहेगा, चार्ज इसके सरफेस पे अंदर बाहर हर जगह आ जाएगा। अब अगर हम बाहर निकालते हैं x डिस्टेंस पर, ठीक, और या किसी पॉइंट पर मान लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं r डिस्टेंस पर, जहां निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां निकालेंगे। तो आउटसाइड अगर निकालेंगे तो आउटसाइड आ जाएगा k क्यूब अपान x स्क्वायर, जो उसमें आया वही इसमें आएगा, सरफेस में जो उसमें आया वही इसमें आएगा k क्यूब अपान r स्क्वायर। इसमें इनसाइड निकालेंगे क्या आ जाएगा k क्यूब r, ये हमने r डिस्टेंस लिया इनसाइड अपॉन r क्यूब, यानी इनसाइड जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेकर के आएगा। इसका एक दूसरा फार्मूला और होता है, ये आ जाएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ये भी आएगा, यही चाहे इसको ऐसे लिखिए या यहां लिखिए रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू r, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू r, यानी e इनसाइड जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे, इसका ग्राफ निकालेंगे तो इसका ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा, x इधर हो जाएगा, e इधर हो जाएगा, ये पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस तक इनसाइड, उसके बाद फिर यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा e प्रोपोर्शनल, ये 1 अपान x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ इनसाइड ये x इक्वल टू r ये इतना है, ये e प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा r के बराबर बताएगा, ये इसका ग्राफ आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने आपको ऑलमोस्ट जो है जिन जिन चीजों की जरूरत थी वो मैंने आपको बता दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जब अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बचता है वो डाइपोल पे बचेगा, डाइपोल का भी आगे आएगा, आगे डाइपोल जब बताऊंगा तो उसके अंदर बता दूंगा। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने आपको इसका बता दिया। इसके बाद एक आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हाँ सिलेंडर की वजह से, अब हॉलो सिलेंडर हो या सॉलिड सिलेंडर, इसकी वजह से अगर हमको कैलकुलेट करना होगा, हॉलो सिलेंडर हो या सॉलिड सिलेंडर हो, इसकी वजह से निकालेंगे। तो देखिए अब सिलेंडर भी हो सकता है, कंडक्टिंग भी हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं, तो दोनों के रिजल्ट अपने अलग अलग रहेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं हॉलो सिलेंडर। ये हॉलो सिलेंडर की वजह से अगर इलेक्ट्रिक चार्ज हॉलो, बगैर चार्ज के कुछ भी नहीं होगा, हॉलो सिलेंडर की वजह से अगर हम कैलकुलेट करें, हर जगह चार्ज जरूरी है, चार्ज हॉलो सिलेंडर रहेगा, मैंने लिखा नहीं है तो ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे आ गया हॉलो सिलेंडर की वजह से। अगर हम बाहर निकालते हैं चार्ज इसके सरफेस पे रहेगा, ये इस तरीके से, ठीक, और इसकी रेडियस अपने इसकी कैपिटल आर है, ये x डिस्टेंस पर अगर निकालेंगे प्लस चार्ज होगा डायरेक्शन इधर, तो आउटसाइड निकालेंगे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इतना आ जाएगा x आ जाएगा। लैम्डा को अगर आपको लिखना हो तो लैम्डा बराबर हो जाएगा q अपॉन, ये अगर इसको इसके टर्म में लिखना हो तो q अपॉन l लिख दीजिएगा, इसको 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा x into l, चाहे इतना आ जाएगा। लैम्डा कैलकुलेट करना होगा, लैम्डा आपको स्टार्टिंग बता दी थी चार्ज पर यूनिट लेंथ। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर सरफेस पर अगर निकालेंगे ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस x को r के बराबर ले लो, ये इतना आ जाएगा। इनसाइड निकालेंगे 0 आ जाएगा। यही सॉलिड, ये हो जाएगा सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर से भी ये रिजल्ट आएगा, सेम रिजल्ट ये इतना आ जाएगा। इसका भी ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ ये x इधर है, ये इस तरफ है, इसमें भी यहाँ तक x इक्वल टू r कुछ भी नहीं होगा, इसका भी ग्राफ आगे यहाँ पे लेकिन e प्रोपोर्शनल 1 अपान ये x आ जाएगा। इसमें क्या होगा e प्रोपोर्शनल, इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हालांकि ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होगा इससे पहले वाला भी, तो ये हो जाएगा e प्रोपोर्शनल 1 अपान x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाएगा। अगर ये हॉलो सिलेंडर की जगह सॉलिड तो ये भी ले लिया, लेकिन ये कंडक्टिंग था, सॉलिड कंडक्टिंग। अब सॉलिड अगर हम नॉन कंडक्टिंग ले लें, सॉलिड जैसे स्फीयर में लिया था, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी निकल करके आएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर ले गए, ये ऐसे यहाँ पर
यहाँ पे चार्ज क्या रहेगा, हर जगह बराबर रहेगा, ये सॉलिड है, ठीक है। अब अगर हमको इनसाइड निकालना होगा, इनसाइड हमारा ये पॉइंट ये r हो जाएगा। आउटसाइड के लिए जो भी रिजल्ट आपको यहाँ पे बताया है x डिस्टेंस का या आउटसाइड वाले का, लैम्डा 0.2 पाई एप्सिलॉन नॉट x आ जाएगा, सरफेस आ जाएगा लैम्डा 0.2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना आ जाएगा, लैम्डा 0.2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये r के बराबर आ जाएगा। e इनसाइड इसमें निकालेंगे जिसमें भी आ जाएगा रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू r के बराबर हो जाएगा। रो की वैल्यू अगर रख देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ये हो जाएगा q इनटू r अपॉन हो जाएगा वॉल्यूम कितना होता है, ये 2 एप्सिलॉन नॉट रहेगा, पाई इनटू r स्क्वायर और इनटू कितना हो जाएगा, l के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर इनटू l। अगर हम l को, ये स्मॉल r को, यानी इसको बढ़ाते बढ़ाते अगर सरफेस तक ले जाएं, तो यहाँ अगर कैपिटल R रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा, कैपिटल R रख देंगे तो 2 पाई ये आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। तो q अपॉन l को लैम्डा लिख देंगे तो ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इतना आ जाएगा। तो इसको चाहे ऐसे लिखिए, यहाँ पर भी e इनसाइड जो होगा, e इनसाइड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r आ जाएगा। स्फीयर वाले में रो इनटू r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट था, इसमें रो इनटू r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका भी ग्राफ एग्जैक्टली वही आएगा, इसका भी ग्राफ एग्जैक्टली अगर देखेंगे, x इधर, ये इस तरफ, इसका ग्राफ ये ऐसे आ जाएगा, और ये इधर की तरफ जो है इसका ग्राफ ये ऐसे आ जाएगा। ये e इनसाइड हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r, ये e प्रोपोर्शनल 1 अपॉन x, ये इतना निकल के आ गया। ठीक, ये ग्राफ मैंने आपको बता दिया। इसका आगे ये अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हम लोग देखते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल का ग्राफ, पोटेंशियल की पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद जो है आगे आपको बताते हैं पोटेंशियल में जो है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री मैंने आपको सारे फार्मूले सिवाय डाइपोल के छोड़ करके सब एक तरफ कर दिए। अब हम लोग पोटेंशियल का देखते हैं। पोटेंशियल में देखिए, पोटेंशियल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री डेफिनेशन बताया था, वैसे पोटेंशियल की डेफिनेशन देखते हैं। पोटेंशियल की डेफिनेशन जो है यहाँ पर ये V इक्वल टू जो है पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। V इक्वल टू हो जाएगा W, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को फील्ड तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, वर्क और चार्ज का जो रेशियो होगा ये कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इसकी भी एप्रोप्रिएट डेफिनेशन जो होगी, लिमिट ये हो जाएगा Q नॉट, ये Q नॉट कर दिए, Q नॉट टेंड्स टू 0, W बाई Q नॉट के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे इसकी यूनिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा जूल पर कूलम के बराबर आ जाएगा, जूल पर कूलम, और ये इक्वल टू कितना होता है 1 वोल्ट के बराबर आ जाएगा, जूल पर कूलम 1 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये निकल के आता है, W बराबर हो जाएगा Q इनटू डेल्टा V, क्योंकि इन्फिनिटी में पोटेंशियल 0 होता है, पोटेंशियल दो जगह 0 होता है, इन्फिनिटी निकालोगे 0 आएगा। अर्थिंग का पोटेंशियल निकालते हैं तो भी अर्थ अगर कहीं कर दिया जाएगा तो ये पोटेंशियल 0 होता है। पोटेंशियल जहां भी पूरे फिजिक्स में कहीं भी पोटेंशियल टर्म आता था, कोई फार्मूला होगा पोटेंशियल डिफरेंस से इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद इसमें एक फार्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल में रिलेशन बिटवीन E एंड V, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल। तो dV इक्वल टू आता है माइनस वेक्टर E डॉट dx, ये dV निकल के आ जाता है। dV बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस साल में इससे प्रॉब्लम आई थी, आगे भी मतलब इससे प्रॉब्लम मिलती रहती है। dV इक्वल टू माइनस वेक्टर E डॉट dx, और यहाँ पर जो है दूसरे नंबर पे E इक्वल टू हो जाएगा माइनस dV बाई dx, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो पोटेंशियल स्केलर है और dx वेक्टर है, वेक्टर का डिवीजन होता नहीं इसलिए यहाँ x डायरेक्शन है, तो आई कैप लगा लिखेंगे। dV बाई dx जो होता है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा नेगेटिव ऑफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इक्वल टू होता है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के ये बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल हो जाएगा, E इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग पॉइंट चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं किसी पॉइंट पर, पॉइंट चार्ज है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें प्लस चार्ज माइनस चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं आएगा, इसमें चार्जेस जो लिए जाएंगे विद साइन लिए जाएंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री में चार्जेस जो लिए जाते हैं वहां पर उनके साइन की वजह से डायरेक्शन लिया जाता है, उनके वो वेक्टर क्वांटिटी है, उनके चार्जेस के साइन की वजह से डायरेक्शन लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एक स्केलर क्वांटिटी हैं, दोनों स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से यहाँ पर इसमें डायरेक्शन नहीं आएगा, इसमें चार्जेस का साइन रखा जाएगा, प्लस होगा तो प्लस रखना, माइनस होगा तो माइनस रखेंगे। ठीक, यहाँ मैंने आपको एक फार्मूला W बराबर Q इनटू डेल्टा भी लिख के दिया है,
तो W इक्वल टू ये होता है Q इनटू डेल्टा V। वर्क एनर्जी थ्योरम से W इक्वल टू कितना होता है हाफ m इनटू V स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कभी अगर हमको स्पीड निकालनी पड़ जाए, स्पीड निकालेंगे तो V इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट, बस ये W बराबर ये रखिए Q डेल्टा V हाफ m V स्क्वायर, इसको रटने की कोशिश मत करिएगा, बस बाकी मर्जी आपको 2 डेल्टा Q अपॉन m। स्पीड जब भी निकालना होगा इसको हाफ m V स्क्वायर के बराबर कर दीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर अगर निकालेंगे, ये प्लस चार्ज है और ये x डिस्टेंस पर है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा kq अपॉन x आ जाएगा, यहाँ v प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन x के बराबर आ जाएगा। इसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे x इधर v इस तरफ, तो इसका ग्राफ जो निकल के आ जाएगा ये इस तरीके से आ जाएगा, v प्रोपोर्शनल x के बराबर आ जाएगा, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला निकल के आएगा। ये मैंने आपको पॉइंट चार्ज पर बता दिया। अब पॉइंट चार्ज के बाद हम लोग देखते हैं रिंग पर आते हैं। रिंग की वजह से मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दिया था kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। यहाँ पर हम जो है रिंग की वजह से हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। यहाँ पर चाहे प्लस चार्ज होगा तो पॉजिटिव रखा जाएगा, माइनस होगा तो माइनस रखा जाएगा। रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे जीरो होती है, लेकिन जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है वहाँ पोटेंशियल इन जनरल जीरो नहीं होता है, ठीक है। जहाँ पोटेंशियल जीरो होता है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए रिंग की वजह से अगर हम पोटेंशियल, ये पोटेंशियल बता रहे हैं आपको, पूरा नहीं लिख रहे हैं, काले रिंग की वजह से। ये रिंग है और इस पे x डिस्टेंस है और यहाँ पर ये रेडियस कितना ले लेते हैं r ले लिए। यहाँ पर v इक्वल टू आ जाएगा kq अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये इतना v इक्वल टू आ जाएगा kq अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। सेंटर पे अगर निकालेंगे, सेंटर पे आ जाएगा v से x की वैल्यू 0, x की 0 रख देंगे तो kq अपॉन ये r स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ये r निकल के आ जाएगा, vc बराबर आ जाएगा kq अपॉन r निकल के, यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद इसमें x जुड़ेगा, नीचे x ऐड होगा तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये वैल्यू घट जाएगी। यानी अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो भी इधर सेंटर पे सबसे ज्यादा आ जाएगा x इधर, ये सेंटर पे ऐसे आएगा, ये ऐसे आ जाएगा। यहाँ आने के बाद जो है ये ग्राफ ये ऐसे इधर चला जाएगा, इसका ग्राफ ये निकल के आएगा। रिंग का बता दिए। डिस्क की वजह से अगर हम लोग निकालते हैं, डिस्क की वजह से, डिस्क ये ऐसे है, डिस्क कहीं कहीं नहीं दिया हुआ है, आपने नहीं पढ़ा हो तो मत पढ़िएगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ डिस्क की वजह से अगर निकालना हो। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बता दिया, पोटेंशियल बता देता हूँ। v इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस ये x के बराबर आ जाएगा, माइनस x ये इतना आ जाएगा। सेंटर पे अगर निकालेंगे, सेंटर पे अगर कैलकुलेट करेंगे, सेंटर का मतलब x इक्वल टू 0, v इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 0 कर दीजिए, ये 0 कर दीजिए, ये r के बराबर ये निकल के आ जाएगा। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया, रिंग की वजह से बता दिया। रिंग के बाद हम लोग आते हैं आगे हॉलो स्फीयर। थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता नहीं, थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा नहीं। अब हमको जो आगे आएगा वो हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर या हमने आपको हॉलो स्फीयर के साथ लिख के दिया था सेम रिजल्ट, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ये आपको बताते हैं आगे। यहाँ पर ये है हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग ये हो जाएगा स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। इसको ऐसे अगर निकालें हॉलो स्फीयर, ये मैंने आपको बताया कि हॉलो स्फीयर के सरफेस पर चार्ज होता है और इसके अंदर चार्ज नहीं आता। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए बताया अंदर सॉलिड रहेगा लेकिन चार्ज कहाँ होता है, इसके सरफेस पे, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। अंदर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, चार्ज यहाँ इस पे नहीं करता है। ये x डिस्टेंस है, अगर हम पोटेंशियल यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो ये आ जाएगा kq अपॉन x आ जाएगा। वो का मतलब आउटसाइड, सरफेस निकालेंगे तो kq अपॉन r आ जाएगा। इनसाइड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होते थे इनसाइड, लेकिन ये जीरो नहीं होगा, सरफेस के बराबर ही आ जाएगा kq अपॉन r। इसका रिजल्ट भी यही आएगा, दोनों सेम आएगा। तो इनका अगर ग्राफ अगर हम बनाते हैं, ग्राफ ये ऐसा आ जाएगा, x इधर v इस तरफ, यहाँ पर अंदर अंदर हर जगह v इनसाइड के सरफेस के बराबर, ये भी इनसाइड, ये भी इनसाइड, ये भी इनसाइड, यानी रेडियस तक ये ग्राफ ऐसे चलेगा, सरफेस के बराबर चलेगा। इसके बाद जो है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यहाँ v सरफेस आ जाएगा, यहाँ x इक्वल टू r आ जाएगा, यहाँ v प्रोपोर्शनल 1 अपॉन x आ जाएगा। ये मैंने आपको इसका बता दिया। इसके बाद जो है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर देखते हैं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से अगर इसका चित्र बनाए तो ये इसका डायग्राम इस तरीके से आएगा। ठीक, यहाँ पर ये रेडियस r दे रखा है, हम मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पर है r डिस्टेंस और ये x डिस्टेंस ये है। ठीक, यहाँ आउटसाइड निकालेंगे तो जो रिजल्ट उधर आया है वही रहेगा, सरफेस पे जो रिजल्ट आया है वही रहेगा, kq अपॉन v इनसाइड जो निकल के आ जाएगा, v इनसाइड आ जाएगा kq इनटू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन
2r³ ये आ जाएगा। अगर स्मॉल r की वैल्यू बढ़ाते 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 r के बराबर कर दो कि कैपिटल R स्क्वायर 3r² माइनस r स्क्वायर 2r², यहाँ 2r³ कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा सेंटर पे, ये इसको सरफेस पे, ये आ जाएगा 2r² कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक r बचेगा, k³ r के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सेंटर पे अगर हम यहाँ निकालते हैं, सेंटर पे अगर कैलकुलेट करेंगे, सेंटर का मतलब r की वैल्यू 0 कर दें, r की वैल्यू 0 तो v सेंटर निकल के आ जाएगा, ये 0 कर देंगे, r² से कैंसिल हो जाएगा, k³ बचेगा 3/2 * vs के बराबर हो जाएगा। इसका अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ, इसका ग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं ग्राफ आपसे कोई सा ग्राफ हर साल ग्राफ आता है, ये ग्राफ यहाँ पे कर्व टाइप का है, ये सरफेस पहुंच जाएगा, x = r हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा, ये सरफेस पे आ गया, सरफेस पे ये vs हो जाएगा, ये सेंटर है, ये आ जाएगा 3/2 vs के बराबर, ये इतना आ जाएगा, यहाँ पर जो है ये ग्राफ ये ऐसा आ जाएगा, v = 1/x, ये बाहर का ग्राफ ये इतना निकल के आएगा। ये मैंने आपको पोटेंशियल जो बता दिया, रिंग की वजह से बता दिया, पॉइंट की वजह से बता दिया, पॉइंट चार्ज की वजह से बता दिया, और रिंग की वजह से, डिस्क की वजह से और इसकी वजह से बता दिया, पोटेंशियल मैंने आपको बता दिया। हम लोग अब आते हैं डाइपोल पे आते हैं, डाइपोल देखते हैं, डाइपोल में जो है डाइपोल क्या होता है, जब दो इक्वल अपोजिट चार्जेस को बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पर रख दिया जाता है तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। जब when two equal and opposite charges are kept at a very short distance then the system is known as electric dipole। ठीक है, तो अब डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए दो चार्जेस हमें क्या होना चाहिए, बहुत पास होने चाहिए, यानी -q + q, इनके बीच की डिस्टेंस कुछ भी होगा तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। जैसे HCl है, HNCl है, NaCl है, NN+Cl, HNOHN, ठीक है, ये इतना, ये सब डाइपोल बन जाएंगे इनके मॉलिक्यूल की वजह से। तो अब डाइपोल मोमेंट अगर जो आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट अगर हम देखें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी है, p से डिनोट करते हैं, p हो जाएगा, दोनों में से कोई एक चार्ज ले लो इनटू इनके बीच की डिस्टेंस बहुत शॉर्ट है, ये डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, वेक्टर आ जाएगा, यूनिट आ जाएगी कूलम * मीटर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बाद अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं डाइपोल की वजह से, अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं किसी पॉइंट पर, ये पोटेंशियल, तो पोटेंशियल अगर जैसे डाइपोल ये है, ये -q, ये +q, ये चार्ज यहाँ, ये चार्ज यहाँ, ये सेंटर से अगर हम यहाँ पर r डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस r दे रखा है, ये एंगल r और थीटा दिया है, ये डिस्टेंस l, ये डिस्टेंस l, तो इनका डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, q * 2l के बराबर आ जाएगा, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 2l है। डायरेक्शन जो इसकी होती है, डायरेक्शन जो आएगा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है, डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है, q * a, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। पोटेंशियल निकालेंगे, v = आ जाएगा kp cos थीटा अपॉन r², p की वैल्यू इतनी आ जाएगी, थीटा दे रखा है, जनरल पॉइंट हमने ले रखा है, कोई पॉइंट p ले रखा है, ये जनरल पॉइंट यहाँ ले रखा है। अगर यहाँ पर हमको ER निकालना, अब यहाँ चलिए आगे बताते हैं, ये कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक ये पोटेंशियल निकाल दिया डाइपोल बेस। अगर हम एंड ऑन पोजीशन पे निकालते हैं, एंड ऑन पोजीशन यानी इसके एक्सियल पोजीशन पे थीटा की वैल्यू 0 कर दी जाए, थीटा की वैल्यू 0 कर देंगे तो ये ऐसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट आ गया, r डिस्टेंस पर ये इतना, यहाँ पर ये -q + q, तो अगर ये डिस्टेंस निकालेंगे, थीटा 0 कर दिए तो v की वैल्यू कितना आ जाएगा, kp/r² आ जाएगा। सेकंड केस में ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, यानी थीटा की वैल्यू 90 कर देंगे, ये -q, ये +q, अगर इस पॉइंट पे निकालेंगे आप तो यहाँ पर v की वैल्यू कितना आ जाएगा, kp90, ये 0 निकल के आ जाएगा, ये एंड ऑन पोजीशन पे निकल के आ गया। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, इंटेंसिटी निकालेंगे, इसका जो जनरल फार्मूला होता है E = कितना आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा आता है, 1 + 3 cos² थीटा ले रखा है। इसका डायरेक्शन लेते हैं, डायरेक्शन इक्वल हो जाएगा ½ * tan थीटा के बराबर आ जाएगा। अब डायरेक्शन क्या होता है, एक यहाँ पर r इधर आता है, जब r को वेरी कराते हैं, एक r को कांस्टेंट कर देते हैं या r को फिक्स कर दिया जाए और इस पॉइंट को से यहाँ से थीटा ऐसे वेरी कराया जाए तो e थीटा इधर निकल के आता है, दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं, दोनों का रिजल्टेंट ये यहाँ पर er इधर आता है, ये थीटा इस तरफ, जब er और थीटा आपको आगे बता रहे हैं, यहाँ पर ये इतना आ जाएगा, ये एंगल यहाँ से अल्फा इस लाइन से एंगल होता है,
अगर हॉरिजॉन्टल से देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई आती है। ई का फार्मूला ये इतना है। अब इसमें भी दो केस हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर अगर दो केस लेते हैं, ये दो केस अगर लें यहाँ पे, तो पहला एंड ऑन पोजीशन अगर ले लेंगे यानी थीटा की वैल्यू 0 ले लेंगे, तो यहाँ पर ये डाइपोल अगर ऐसे रहेगा -q प्लस q, और यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर हम r डिस्टेंस पे लेंगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा e बराबर आ जाएगा, इसको पैरेलल ले x का पोजीशन 2kp/r³ के बराबर आ जाएगा। ठीक, इसमें डायरेक्शन जो होगी अगर यहाँ निकाल रहे हैं तो इसके सामने वाला चार्ज देखिए प्लस है तो रिजल्टेंट डायरेक्शन इधर आ जाएगा, इधर निकाल रहे हैं तो इसके सामने वाला चार्ज माइनस है, इधर आ जाएगा टुवर्ड्स से। जिस पॉइंट निकाल रहे हैं उसके नजदीक वाला चार्ज देखो, जो उसके नजदीक वाला चार्ज होगा प्लस है माइनस, उसके बाद जो डायरेक्शन आएगी वही रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी। ठीक, अब इसके बाद इस पे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू अगर हम 90 इसमें पुट करते हैं, इस वाले केस उसमें थीटा 90 पुट करिए वहां पर, तो थीटा 90 cos 90 कितना हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा। e परपेंडिकुलर जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, kp/r³ के बराबर आ जाएगा। अगर दोनों का रेशियो निकालते हैं e पैरेलल e परपेंडिकुलर, तो ये रेशियो अगर पैरेलल एक्सियल ये निकालेंगे ये सब कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दिया और इसका डायरेक्शन का फार्मूला ये बता दिया। अब इसके बाद हम लोग डाइपोल वजह से ये देखते हैं क्या कहते हैं इसका टॉर्क कितना आएगा। टॉर्क डाइपोल की वजह से टॉर्क अगर देखें, टॉर्क कितना निकल करके आएगा, टॉर्क अगर निकालें टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा P क्रॉस E वेक्टर P क्रॉस E, यानी टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा PE A क्रॉस B, A B sin थीटा, ये इतना मैक्सिमम टॉर्क कितना आ जाएगा PE के बराबर आ जाएगा। इसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे, साइन करवा रहा है, साइन की तरफ जैसे आता है उस साइनसोइडल ग्राफ ये इतना निकल के आ जाएगा, इधर की तरफ टॉर्क हो जाएगा, इस तरफ क्या हो जाएगा थीटा आ जाएगा। टॉर्क के बाद जो है हम लोग अगर इसका टाइम पीरियड निकालते हैं, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ये हो जाएगा I/PE के बराबर हो जाएगा। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, इसके बाद अगर हम इसका वर्क डन निकालेंगे, किसी डाइपोल को घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा PE cos θ1 minus cos θ2, ये इतना आ जाएगा cos θ1 minus cos θ2। कोई डाइपोल है अगर इस पे रखा हुआ फील्ड के अंदर, अगर इसको ऐसे घुमा दिया जाए तो ये आ जाएगा PE1 minus cos θ1 इक्वल टू 0 कर दिया जाए, θ2 इक्वल टू अगर θ1 0 θ2 ये कर दिया तो W इक्वल टू हो जाएगा PE1 minus cos θ आ जाएगा। θ1 की वैल्यू अगर 0 रहे, θ2 की वैल्यू अगर 90 कर दें तो ये W इक्वल टू कितना आ जाएगा PE1 minus PE के बराबर आ जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा। θ1 इक्वल टू अगर 90 0 रहे, θ2 अगर 180 से घुमा दिया जाए तो 180 से घुमा दिया जाएगा, cos 180 -1 होता है, ये कितना आ जाएगा ट्वाइस PE के बराबर, ये इतना निकल के आएगा ट्वाइस PE के इक्वल टू ये इतना निकल के आएगा। ठीक, अब उसके बाद हमें अगर पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की वजह से देखना हो, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू जो हो जाएगा U इक्वल टू माइनस ये होता है P डॉट E होता है। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है यहाँ पे और ये दोनों वेक्टर है तो डॉट प्रोडक्ट आएगा, या U इक्वल टू माइनस PE cos थीटा आ जाएगा। इसका U और थीटा के बीच में अगर ग्राफ देखेंगे, U और थीटा के बीच में ये ग्राफ ये ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ये इस तरीके से यहाँ पर ये ग्राफ इस तरीके से आता चला जाएगा, यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ से रहेगी, उसमें स्टार्टिंग 0 से रहेगी, बस ये इतना अंतर है। अब इसके बाद अगर हम आपको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में बताएं, डाइपोल डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन कितना लगेगा, तो डाइपोल डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन अगर दो डाइपोल हैं, अब उनके पोजीशन कैसे रखेंगे उनके पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये अगर हम आपको एक डायग्राम बना करके दे रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर इंटरेक्शन डाइपोल 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 इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ये इतना आ जाएगा। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, एक डाइपोल ये P1, दूसरा डाइपोल ये P2 है। ठीक, अब यहाँ पे माइनस चार्ज हो सकता है, प्लस हो सकता है, यहाँ माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, Q डैश ये इतना है। इनके बीच की डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दे रखा है, इतना d दे रखा है। एक तो पोजीशन ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरा डाइपोल अगर हम ये ऐसे रख दिए, एक डाइपोल को अगर हम ऐसे रख दें यहाँ पर इस पोजीशन पर रखते हैं, माइनस Q इधर प्लस Q इस तरफ, और दूसरा डाइपोल यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस Q डैश और ये हो जाएगा प्लस Q डैश। इनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना दे दिया जाए, d ये दे दिया जाए। और एक दोनों डाइपोल को अगर ऐसे रख दिया जाए, एक यहाँ पे एक यहाँ पर, ये माइनस Q डैश प्लस Q डैश और यहाँ पर माइनस Q ये प्लस Q, इनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये दे दिया जाए। ठीक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा F इक्वल टू आ जाएगा F इक्वल टू 6K P1 into P2, पहले वाले 6K P1 into P2 d की पावर 4, इन दोनों में आ जाएगा 3K P1 P2
ये हो जाएगा अपॉन डी की पावर 4। दूसरा वाले में आ जाएगा इनका जो फोर्स लगेगा 3k P1 into P2 अपॉन डी की पावर 4, ये डी की पावर 4 ये इतना आ जाएगा। ये दोनों डाइपोल मोमेंट P1 पहले का डाइपोल मोमेंट है, P2 दूसरे का डाइपोल मोमेंट है। ये मैंने आपको डाइपोल मोमेंट के बारे में बता दिया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज सिस्टम जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज सिस्टम, देखिए पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज सिस्टम अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज सिस्टम, ड्यू टू चार्ज सिस्टम अगर ये देखते हैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज सिस्टम, तो यहाँ पर दो चार्जेस हैं Q1 into Q2। हमने आपको बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसमें चार्जेस जो लिए जाएंगे वो विद साइन लिए जाएंगे। तो U इक्वल टू आ जाएगा K इंटू यहाँ पर हो जाएगा Q1 into Q2 अपॉन X, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स लिए जाते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स जितने बन जाए। J वाले होंगे तो इसको समझते होंगे, NC2 समझते होंगे, ठीक है। तो U इक्वल टू आ जाएगा ये K Q1 Q2 अपॉन X के बराबर आ जाएगा। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज सिस्टम आ गया। इसके बाद इसमें एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस आता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो आ जाएगा इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है, पोटेंशियल जो हो जाएगा हर पॉइंट पे V सेम होगा ऑन एवरी पॉइंट, एवरी पोटेंशियल सेम और एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस होगा। सरफेस पे अगर किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम मूव कराते हैं, वर्क डन निकालेंगे ड्यू टू एनी मूविंग चार्ज, ये इक्वल टू 0 निकल के आता है। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये मैंने आपको बता दिया, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये आ जाएगा इसका, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आ जाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बाद इसमें जो आगे की चीज आती है वो हमारा आगे आएगा। अब आएगा नेक्स्ट इसके बाद इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स में देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेज लिंक्ड विद एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी एरिया से लिंक लाइंस ऑफ फोर्सेस, किसी भी एरिया से, जैसे कोई भी एरिया होगा, ये इतना एरिया, इसका एरिया वेक्टर n कैप इधर आ जाएगा और ये लाइंस ऑफ फोर्सेस इधर जा रहे हैं, थीटा एंगल है, तो फाई एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। फाई इक्वल टू आ जाएगा E डॉट ds, ये ds है, एरिया है, एरिया वेक्टर। फाई इक्वल टू आ जाएगा E डॉट ds, ये d फाई आ जाएगा। फाई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल E डॉट ds, ये इतना आ जाएगा। इसके अगर भी यूनिट निकालेंगे, थीटा अगर 0 कर दें, फाई इक्वल टू E डॉट ds, E ds cos थीटा आ जाएगा। थीटा 0 कर देंगे तो d फाई इक्वल टू आ जाएगा E इनटू ds। यहां से इसकी यूनिट देखेंगे तो ये इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और इनटू ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर, वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा वोल्ट इनटू मीटर के बराबर, ये आ जाएगा। इसके बाद फिर आगे आता है गॉस लॉ आता है। गॉस लॉ में आपको बता दिया, गॉस लॉ में जो है इनका ये कहना है टोटल फ्लक्स। अच्छा, इसमें एक चीज और होता है, टोटल फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस के थ्रू, टोटल फ्लक्स ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू जीरो, चाहे वो यूनिफॉर्म फील्ड हो, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। गॉस लॉ क्या कहना है, टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज विद द सरफेस, 1 upon epsilon naught times of total flux through any closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times of total charge enclosed with the surface। सरफेस के अंदर होना चाहिए चार्ज, यहाँ Q1, यहाँ Q2, यहाँ Q3, यहाँ Q4, ये Q4 नहीं लिया जाएगा, इससे बाहर आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये इंटीग्रल E डॉट ds, ये आ जाएगा, ये टोटल, ये क्लोज सरफेस का सिंबल होता है। अगर क्लोज सरफेस रहेगा तो उसको इंटीग्रेट ऐसे करेंगे, ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया
गॉस लॉ आ गया, गॉस लॉ की बाकी एप्लीकेशन है। गॉस लॉ मैंने आपको ये बता दिया। अब इसके बाद इसमें जो अगली चीज आती है वो आता है कंडक्टर, वो आता है कंडक्टर, ठीक है। तो देखिए आगे हम आपको बोल रहे हैं कंडक्टर। कंडक्टर से पहले मैं भी थोड़ी से एक दो फार्मूले थोड़ा जहन से स्लिप कर गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर जैसे किसी भी थ्रेड को, ये कोई चार पार्टिकल है, अगर इनको जो है चार पार्टिकल को थ्रेड में बांध करके इनको इनके अंदर डिप कर दिया जाए, सपोज करिए जैसे ये है, ये यहाँ पर ये अगर ऐसे कोई सिस्टम है, चार्ज सिस्टम, अगर इनको जैसे ये रस्सी से बांध दिया गया, दो आइडेंटिकल बॉल है, ठीक है, आइडेंटिकल बॉल है, इनको बांध दिया गया, बांध कर किसी रस्सी में इनको डिप कर दिया जाए, ठीक, ये किसी लिक्विड में डिप कर दिया जाए, लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा दे रखा हो और इसके मटेरियल की डेंसिटी ऑफ मटेरियल और बॉल, इसकी डेंसिटी कितना दे रखा हो, रो दे रखा हो। तो इसका अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर निकालना हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर निकालना हो, अगर आपको ये दे रखा हो कि ये इसके मटेरियल की डेंसिटी रो है, लिक्विड की डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, ये कितना दे रखा है, ये सिग्मा दे रखा है, तो k की वैल्यू आता है रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, ये याद रखिएगा। डायरेक्ट आपको दिया रहेगा, डायरेक्ट निकालिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी। ये मैं जहन से थोड़ा फोर्स पढ़ाते वक्त, वहां पे फोर्स बताते वक्त स्लिप कर गया था, तो रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। इसी तरीके से फोर्स में एक चीज और स्लिप कर गया था, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस चार्ज पार्टिकल है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो इस पर जो फोर्स लगेगा, इस पर जो फोर्स लगता है वो QE, अगर प्लस चार्ज पार्टिकल होगा तो QE लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर माइनस चार्ज पार्टिकल है, माइनस चार्ज, इस पे अगर फोर्स रख दिया जाएगा, माइनस चार्ज पार्टिकल को अगर फील्ड के अंदर रखा जाएगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। कितना लगेगा, F बराबर Q into E, E equal to F by Q बताया था ना, वही निकल के आएगा। अगर प्लस चार्ज पार्टिकल को फील्ड के अंदर रखा जाए, प्लस चार्ज पार्टिकल को फील्ड के अंदर रखा जाए, तो जो फोर्स लगेगा QE लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। माइनस चार्ज रखा जाएगा, ये भी QE लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसके बाद आता है कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर का भी रिलेशन जो है ये चार्ज निकालने ये इससे है। कंडक्टर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो मैं आपको जो है कंडक्टर में जो है ये आपको बता देता हूँ। कंडक्टर की मैंने आपको कुछ इसकी प्रॉपर्टी बताया। देखिए कंडक्टर के अंदर ये खास बात ये होती है कि एक तो उसके चार्ज उसके सरफेस पे रहता है, पोटेंशियल अंदर हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह जीरो रहती है। जब भी जहां कहीं अर्थ कर देते हैं, अर्थ करने में अर्थिंग का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। जब भी दो कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे तो तब तक चार्ज का फ्लो होगा जब तक कि उनका पोटेंशियल कॉमन न हो जाए। तो इन जनरल देखिए आपको ये ऐसे आएगा, एक बोलेगा एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है। तो बोलेगा फाइंड ये चार्ज ऑन ईच सरफेस बताना है। चार्ज ऑन ईच सरफेस पे अगर हमको कैलकुलेट करना हो, चार्ज ऑन ईच सरफेस पे ये कैलकुलेट करना है। तो इस पे आप देखिए इसका डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं हुई आपको। अब हमको हर सरफेस पे चार्ज निकालना है। अब इसमें कितने सरफेस आ जाएंगे, ये प्लेट है, दो सरफेस इस पे, दो सरफेस इस पे, चार सरफेस होंगे। तो चाहे दो प्लेट हो, तीन प्लेट हो, चार प्लेट हो, जितनी प्लेट होगी आउटर सरफेस पे, इधर का आउटर, इधर का आउटर, इस पे जितना चार्ज हो टोटल सबको विद साइन ऐड करके डिवाइड करके 2 कर दो, डिवाइड 2 से डिवाइड कर दो। जितनी भी प्लेटें हो, जितना टोटल चार्ज हो, जितना भी चार्जेज हो, चार्जेज को विद साइन ऐड कर लो, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ये इधर एक्सट्रीम के बाहर है, ये इधर वाले एक्सट्रीम सरफेस पे आएगा, इधर वाले एक्सट्रीम सरफेस पे आ जाएगा। दो चार्ज है तो इस पे आ जाएगा Q1 प्लस Q2 ऐड कर दिया विद साइन। अगर माइनस होता तो Q1 माइनस Q2 लेते, इधर भी आ जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। गॉस थ्योरम से इनके आमने सामने चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 आ जाएगा और इस पे आ जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, ये इतना माइनस के साथ आएगा। तो ये इस सरफेस पे चार्ज आएगा, ये वाला चार्ज इस सरफेस पे, ये वाला चार्ज इस सरफेस पे। तो बाहरी प्लेट पे जो चार्ज आएगा, बाहरी प्लेट पे चार्ज कितना आएगा, Q1 प्लस Q2, जितना भी चार्ज आएगा विद साइन ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। अंदर वाले सरफेस पे चार्ज जो आएगा इक्वल एंड अपोजिट आएगा, ये ध्यान रखिए। अंदर वाले सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो इक्वल एंड अपोजिट। ये मैंने दो के लिए बता दिया, अगर आपसे कहीं पूछा जाएगा तो। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल देकर के मैं अपना इस आज के इस फार्मूले में एक चैप्टर से ज्यादा नहीं हो पाएगा,
इसको मैं आपको खत्म कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके देखेंगे आपका रिस्पांस क्या रहता है, तो अगला वीडियो में आपको बना कर बहुत जल्दी इसका रिवीजन के लिए भेजूंगा। और आप लिखिएगा, अगर सारे पूरे फिजिक्स की जरूरत हो तो मैं फिजिक्स के सारे चैप्टर्स कैसे रिवाइज करा दूंगा, जिससे कि आपको जो है बहुत जल्द ये चीजें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मान लेते हैं जैसे एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये, ठीक, और एक प्लेट ये, 3 प्लेटें हमने ले लिया। इस पे क्यू है, इस पे 3 क्यू है, ठीक है, या इस पे -3 क्यू है, इस पे कितना हमने ले लिया, ये इस पे ले लिया हमने 8 क्यू ले लिए, 8 क्यू चार्ज ले लिया, कुछ भी ले लिए, कोई फर्क, जो मर्जी आप ले लिए, ठीक है। तो इनको हमने ले लिया, ये इतना ले लिया। अब हमसे आप सवाल पूछेगा हर सरफेस पे चार्ज बताओ कितना आएगा, हर सरफेस पर चार्ज कितना आएगा। इसमें कितने सरफेस होंगे, 2 2 4 2 6 सरफेस होंगे। तो देखिए अब ये प्लेट है, आप देखिए इस टाइम प्रॉब्लम आ जाए बहुत इजी है निकालना, इनमें आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर सरफेस पे चार्ज आ जाएगा, निकाल दीजिए। देखिए इनको हमने आपको बताया कि सबको ऐड कर लिए विद साइन, ऐड करो, q -3q प्लस 8q, ये डिवाइडेड बाय 2, ये 2 8 और 1 9, 9 में से 3 निकल जाएगा 6q, 6q डिवाइडेड बाय 3, यानी ये 3q आ जाएगा। यानी हमारे यहाँ इस सरफेस पे चार्ज 3q आएगा, इस सरफेस पे चार्ज 3q आएगा, ये आपको मैंने पहले बता दिया। इस सरफेस पे चार्ज कितना आ जाएगा, 3q आउटर सरफेस पे डिवाइड करने के बाद जितना आएगा, दोनों का आउटर पे इतना आ जाएगा। अब ये चार्ज आएगा कहाँ, 3q यहीं तो आएगा, यानी यहाँ पर हमको 3q, यहाँ q चार्ज है, अब यही डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ अगर -2q ले लो और इनको दोनों को ऐड कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 3q - 2q, कितना आएगा, q के बराबर। कहीं और से चार्ज थोड़ी ना आएगा, चार्ज तो कंजर्व रहता है। अब यहाँ पर जितना ये आएगा सामने वाले सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट, ये +2q, यहाँ कितना है, -3q है। अब यहाँ पे -3q चार्ज कैसे आ सकता है, -3q लाने के लिए यहाँ -5q रख दिए, दोनों को ऐड कर दिए, ये इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर जितना आ गया है, ये सामने वाले सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट, ये आ जाएगा +5q। अब +5q + 3q देखिए ऐड करिए अपने आप, 8q आ गया। तो ये मैंने आपको कंडक्टर के बारे में भी बता दिया। ये पूरे चैप्टर की एक चैप्टर, हमने सोचा था कि और ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि हमें लग रहा है ये भी आपको फास्ट लग रहा हो। तो अगर आपको जल्दी ना हो, आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके दें, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको जो कुछ और इंप्रूवमेंट चाहिए वो बताइए। हम अगले चैप्टर्स की वीडियो, विस्तार कैपेसिटेंस है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, हीट है, ठीक है, हम आप मैकेनिक्स पूरा है, हम आपको ऐसे बना बना करके भेजते रहेंगे, जिससे कि आपका ये चैप्टर्स बहुत जल्द और बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। इसमें मैंने जितने कॉन्सेप्ट बताए, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं डायरेक्ट इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, ठीक है। ये नीट और जेई दोनों वालों के लिए बहुत, नीट के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल है, जेई के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है। दोनों लोग जो है अपना ये कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दें, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।